होमवर्क दिया था ना। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, 21, 22 हो गया, 22 वाला। चलो 23, 23 हो गया, 24, 25 नहीं आया, 26, 26 नहीं आया, 25 तक कोई डाउट है? चलो 26। तो डिफरेंस बिटवीन बेब नंबर में डिफरेंस निकालना है, बेब लेंथ में नहीं, बेब नंबर। फर्स्ट लाइन ऑफ बालमर सीरीज एंड लास्ट लाइन मतलब सीरीज लिमिट। तो ये बताओ अपने पास क्या निकालना है बेटा? फर्स्ट लाइन मतलब बेब नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन, मतलब इसको बोल देते हैं अपन 1, RH लिथियम आयन, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। और कौन सा बेटा? बालमर, मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा बेटा RH 9 इंटू ये 9 5, 5 इंटू 9 इंटू 4, तो ये 9 से 9 कट गया, तो ये बन गया 5/4 RH। आ गया कि नहीं आ गया? और इसमें ही अपन सीरीज लिमिट वेव नंबर सीरीज लिमिट RH 3 का स्क्वायर अपॉन 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 पास्चन कितना होता है? 3 का स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू RH। ये आ गया, 3 से 3 कट जाएगा, तो इनमें डिफरेंस निकालना है। तो ये 5/4 RH माइनस RH, तो ये बन जाएगा RH/4। डेली आ गया। चल और कोई डाउट है बच्चों? चलो अब देखना बेटा, इसमें पूछा है आ जाओ बेटा। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है। सबसे पहला नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रम लाइन, आ जाओ बेटा। दूसरा UV में कितनी आएंगी? तीसरा स्पेक्ट्रम लाइन belong to visual region IR। आपको निकालना है एनर्जी ऑफ फोटोन, EP ऑफ फोटोन एमिटेड। इसमें A मैक्सिमम, मिनिमम, हाईएस्ट, एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी, सेकंड लोएस्ट एनर्जी,
हाईएस्ट एनर्जी। चलो क्वेश्चन है अपने पास, फोर्थ से कहां आ रहा है, कुछ नहीं दिया जाएगा तो क्या माना जाएगा, ग्राउंड। ग्राउंड पॉसिबल स्पेक्ट्रम लाइन, पॉसिबल स्पेक्ट्रम लाइन आपको निकालनी है। क्वेश्चन भाई ये जो अपन ने कल किया था, बस फिफ्थ पॉइंट ऐड हुआ है उसमें। कौन सा पॉइंट ऐड हुआ है बेटा, फिफ्थ। चलो जल्दी जल्दी 1 2 3 4 करो, फिफ्थ वाला देखते हैं कैसे करना है। कितनी स्पेक्ट्रम लाइन आ रही है, ये फोर्थ क्या है बेटा, फोर्थ एक्साइटेड है, तो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट है, तो सेल नंबर कौन सा हो जाएगा जल्दी और, सेल नंबर 5। तो बताओ कितनी आएंगी, 10। 5 क्या था फॉर्मूला, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1/2। जल्दी लगा दो, तो n1 है 5, n2 है 1, तो 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 1 प्लस 1, तो ये 5/2 10। 10 आ गई कि नहीं आ गई। यूवी में कितनी आएंगी, n माइनस 1, n माइनस 1, तो कितनी आ जाएंगी बेटा, 4। विजिबल में कितनी आएंगी, विजिबल में 3 से 4 से और 5 से। 6 वाली क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 6 सेल पे है ही नहीं है, जो चीज है ही नहीं है वो काउंट ही नहीं कर सकते नस्सा। कितनी आएंगी, ओनली 3। 3 कौन सी बेटा, जल्दी बोलो। 3 आएंगे बेटा 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2। अब एक दिमाग एक डाउट आता है, सर 6 वाली क्यों नहीं ली, तो वही वाला, फ्लोर 3 है, फोर्थ अपन बोल रहे फिफ्थ फ्लोर, सिक्स फ्लोर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपने पास सेल नंबर कितना है, 5, तो 5 से तो नीचे आएगा। अब 6 सेल नंबर में है ही नहीं है, तो वो काउंट ही नहीं हो पाएगा। तो कितनी हो जाएंगे बेटा, ये काउंट नहीं होगी, क्योंकि ये नहीं है। 3 आ गई, टोटल कितने हो गई, 7, तो ये किसमें आ जाएंगी, 3। चलो अब इसमें दिया है ईपी ऑफ फोटोन एमिटेड। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, हाईएस्ट एनर्जी वाला फोटोन कौन सा होगा, लोएस्ट वाला, सेकंड हाईएस्ट, सेकंड लोएस्ट, कुछ ही पूछ सकते। अब इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, देखो ऐसे सोचो आप, 4 5 4 3 2 1, यही है कि नहीं, यही तो है। अब मुझे बस बेटा ये बताओ, इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी कब एमिट होगी, डायरेक्ट 5 से 1 पूरा का पूरा डिफरेंस आ जाए, यही तो आएगा हाईएस्ट। हाईएस्ट यही होगा कि डायरेक्ट आ जाए, ये हाईएस्ट होगा। ईपी इसमें क्या आएगा बेटा, हाईएस्ट। देखो मेरा तो सिंपल, देखो जो ईपी आती है, समथिंग यहां आर एच आएगा, यहां पे जेड स्क्वायर आएगा, ये तो सबके लिए सेम है। ये चीज जिसकी बड़ी आएगी, डिफरेंस, कि डिफरेंस जिसका बड़ा आएगा वही तो एनर्जी ज्यादा एमिट करेगा। और ये डिफरेंस होता क्या है बेटा, ये डिफरेंस होता है 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, यही तो होता है। अब देखो यहां पे मैं पुट कर देता हूं 1 का स्क्वायर, और यहां पे क्या पुट कर देता हूं, 5 का स्क्वायर, तो देखो ये वैल्यू सबसे बड़ी आएगी। आप देखो, आप ऐसा करो कि जिसमें से माइनस कर रहा है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, और जो माइनस कर रहा है वो सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा क्या हो सकता है कि डिनोमिनेटर सबसे छोटा रखो, डिनोमिनेटर सबसे छोटा इसमें कौन सा रहेगा, 4 5 3 2 1 1, और यहाँ पे सबसे हाईएस्ट क्या होगा, 5। आप देखो इसका डिफरेंस सबसे ज्यादा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो हाईएस्ट तो मुझे समझ में आ गया, हाईएस्ट कहां से कहां तक आना है, कौन से ट्रांजिशन में, 5 से 1। अब लोएस्ट बता दो मुझे, मजा आ जाए। 5 से 4 कि 4 से 3 कि 3 से 2, 2 से 1। देखो एक चीज आप समझना बेटा, आपको बताया था, देखो इसको अगर मैं पकड़ूंगा तो यहां पे क्या होगा, 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, यही डिफरेंस बनेगा कि नहीं बनेगा। इसको पकड़ोगे 2 3, और अगर मैं लास्ट वाले को पकड़ूं, इसको आ जाए बेटा, इसको अगर मैं लास्ट वाले को पकड़ूं तो क्या होगा, 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर।
तो ये भी छोटा है और ये तो वैसे ही छोटा था। तो सबसे लोएस्ट तो इसी में मिलने वाली है। सबसे लोएस्ट कौन सा मिलेगा? सबसे लोएस्ट सबसे दूर वाला। सबसे दूर वाले के पास वाले में ट्रांजिशन करा दो। आपको बताया था कि जैसे जैसे देखो हमें थोड़ी बहुत वैल्यू भी पता है। जैसे देखो ये कितना होता था हाइड्रोजन के लिए 13.6 माइनस 3.4 माइनस 1.5 माइनस 0.85। देखो इनके बीच में 10 का डिफरेंस है, इनके बीच में लगभग 2 का डिफरेंस। डिफरेंस कम होता जा रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब आपको तो डिफरेंस कम हो रहा है, और डिफरेंस कम हो, या तो आप वैल्यू लिख लो, ऐसे 4-5 सेल दिए गए, वैल्यू देख लो। तो सबसे लोएस्ट कौन सा होगा? ये वाला होगा। सबसे लोएस्ट कौन सा होगा? ये। और इसको हम क्या लिखेंगे? 13.6 डिवाइडेड बाय 25। 25 से डिवाइड मारो कितना जाएगा? 0.0। ये जाएगा अपना 6 टाइम, लगभग नहीं 5 टाइम्स, लगभग ऐसा -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा कुछ बनेगा। 25 इंटू 5 125 हो जाएगा, 10 बचेगा, 54 ऐसा कुछ बन जाएगा। चलो, तो ये अपने पास कुछ इस टाइप का बनेगा, -0.05 के आसपास। देखो इनका डिफरेंस सबसे कम है कि इनका डिफरेंस? देखो इनका डिफरेंस सबसे कम है। तो लोएस्ट कौन सा आने वाला है? 5 से 4। सेकंड लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट देखो ये अपने पास वैल्यू है, यही मुझे सबसे छोटा दिख रहा है। देखो हमेशा लोएस्ट एक ही, मतलब कंजुगेटिव वाले मिलेंगे। आप इन दोनों को मिला के लोएस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि इन दोनों को लोएस्ट बोलोगे तो ये वाला उससे और लोएस्ट हो जाएगा। कभी भी क्वेश्चन में लोएस्ट की बात की जाए तो अपन को एक का डिफरेंस देखना है और सबसे दूर देखना है, सबसे दूर देखना है। अब बताओ सबसे दूर आप देख रहे हो तो ये हो जाएगा। सेकंड लोएस्ट कौन सा हो जाएगा? 4 से 3। 4 से 3। जब भी हम लोएस्ट देखेंगे तो कहां जाएंगे? जब भी आप लोएस्ट देखोगे सेल से दूर, मतलब जितना हाईएस्ट सेल नंबर रहेगा और उनके बीच के जो डिफरेंस लोगे वो लोएस्ट मिलेगा। ये लोएस्ट हो गया। और अगर हम बात करें सेकंड लोएस्ट कितना हो सकता है? मान लो थर्ड लोएस्ट की बात करते, ध्यान सुनना, थर्ड लोएस्ट 3 से 2। अब अभी देख यहां पे गलती हो सकती है। अच्छा तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? लगभग 2 का है, और इनका लगभग 1.5 का, 0.05 है, 1.5 का है। तो कौन सा थर्ड लोएस्ट हो? समझ गया ना? थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन करना है। ऐसा नहीं कि बस अपन ने रट लिया, एक का डिफरेंस पक चिपका दिया। ए सर फर्स्ट लोएस्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, ऐसा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। एक बार अपन चेक कर लेंगे। समझ में आया? तो अगर वो अपन से कोई थर्ड लोएस्ट पूछता तो मैं 5 से 3 बोलता, मैं 3 से 2 नहीं बोलूंगा चुपचाप। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन करेंगे। जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो ये समझ लो कि अपन को थोड़ा दिमाग लगाना है। चलो हो गया। सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट। देखो 2 चीजें हो सकती हैं। अभी कहां से? 4 से 1 का डिफरेंस कितना है? 4 से 1 का डिफरेंस है लगभग 12, लगभग 12 मान लो, इसको 0.85 कुछ ऐसे, लगभग 11 पॉइंट समथिंग है। इसका डिफरेंस कितना निकल रहा है? 11 के आसपास निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? और इनका डिफरेंस कितना है? 10। 10। तो ये तो नहीं हो रहा है। क्या 5 से 2 वाला आ रहा है? नहीं, 5 से 2 में तो आपका लगभग 3 के आसपास का डिफरेंस है। ऐसे अपन को वैल्यू लिख के चेक करनी पड़ेगी। तो सेकंड हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा? 4 से 1। समझ में आया? लिखो जल्दी। अब ईपी निकालनी है। ईपी कैसे निकालोगे? ईपी अब देखो, अब ऐसे समझो, ये क्या बनेगा? 1/1 का स्क्वायर। ये क्या बनेगा? 1/5 का स्क्वायर। तो 1/1 माइनस 1/25, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 25 माइनस 1 24, और नीचे 25, मतलब ये बन जाएगा RH 24/25। समझ में आया? अब इसका सोचो कितना बनेगा? ये कितना है? 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और इसका 16। 16 माइनस 15, 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 9 आएगा कि नहीं आएगा? और नीचे मल्टीप्लाई करोगे 25 और 16 कितना?
240 RH। चलो इसका बताओ, ये कितना होगा 16, 16 माइनस 9 7, 7 ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना होगा 16 इंटू 9, जल्दी बोलो 144 RH। देखो तुरंत लिखने लगे अब। 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 1 15, 15 बाय 16 RH। देखो लिख दिया। चलो जल्दी करो, यही तो करना है। अब देखो अपन बार बार क्वेश्चन करेंगे तो मुझे तो मालूम है कि स्क्वायर बनना है। अब देखो इसको सॉल्व करके क्या लिखोगे, अरे यार इसको सॉल्व करके अपन क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व करके यही तो लिखेंगे n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर इंटू n1 इंटू n2 का स्क्वायर। यही तो कर रहे हैं, यही तो किया अपन ने। सेल नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस अपॉन सेल के स्क्वायर का प्रोडक्ट, यही तो लिखा है अपन ने। देखो इसका स्क्वायर कितना 25, इसका 1, 25 माइनस 1 24, और इसका मल्टीप्लाई करोगे 25, इससे कितना आ रहा था 25, इसका 16, 25 माइनस 16 9, और 25 इंटू 16 240। इससे कितना आ रहा था 16, 16 माइनस 9 7, 16 इंटू 9 144, 16 माइनस 1 15, 16 इंटू 1 16। तो ये एनर्जी आ गई। और RH की वैल्यू चाहो तो लिख दो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 2.18, जो भी आपको लिखनी है। समझ गए? चलो अच्छा बताओ, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान सुनना, कि ये बताओ क्या दो डिफरेंट एटम की सेल की एनर्जी मैच हो सकती है? जैसे मान लो मेरे पास, अब ध्यान सुनना, क्वेश्चन ऐसे आपको, देखो ये जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं ये बहुत अच्छे वाले कर रहे हैं। ये जो अपन जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना ये अच्छे हैं, मतलब इनमें अपन को थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं थोड़ा बस। अब देखो ये H है और ये He प्लस है। अच्छा तो इसके एनर्जी क्या लिखोगे आप? एनर्जी En माइनस 13.6 1 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर, n का स्क्वायर करोगे और इसमें क्या लिखोगे? एनर्जी इक्वल्स टू माइनस 13.6 2 का स्क्वायर अपॉन n। लो ऐसा लिख देता हूं, क्या जा रहा है, घर का काम है। ये हो गया। अब मान लो एक और एटम है, जेड है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? जेड। जेड, हाँ, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? जेड। तो उसकी एनर्जी क्या बनती? एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर उसका जेड है, तो उसकी एनर्जी क्या बनती? माइनस 13.6 जेड का स्क्वायर अपॉन कौन सा है? एंड लिखोगा तुम 12 समझ नहीं लिखोगे अभी तो। चलो एम लिख देता हूं, एम सेल मान लो के एल, ऐसा हो गया। अब एक चीज ध्यान देना, अब मैं आपसे बोलूं कि इनकी एनर्जी एक दूसरे से मैच कर रही है, जैसे मैं आपसे बोलूं तो क्या होगा, क्या चीज होगी? फॉर सेम एनर्जी। सेम एनर्जी के लिए क्या होनी चाहिए? ये मैच करनी चाहिए आपस में। मतलब 13.6 1 का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? n के स्क्वायर। माइनस 13.6 2 का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? n के स्क्वायर के बराबर। माइनस 13.6 जेड स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? m स्क्वायर के बराबर। मतलब क्या समझ में आ रहा है? ये रेशो बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर है तो एनर्जी बराबर हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट सेल ऑफ Li+2 आयन की एनर्जी हाइड्रोजन के बराबर आई। हाइड्रोजन से किसी से मैच होगी कि नहीं होगी मैं तुरंत बता दूंगा। कैसे? ये बताओ, इसकी एनर्जी ये बताओ, लिथियम के लिए क्या लिखोगे? 1 का स्क्वायर, सॉरी लिथियम के लिए जेड कितना आएगा? 3 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। अब हाइड्रोजन ये किसके लिए है बेटा?
लिथियम की एनर्जी हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? हाइड्रोजन से। तो लिथियम के लिए क्या लिखोगे? जेड का मतलब मुझे क्या करना है? जेड अपॉन एन, जेड अपॉन एन का रेशो बराबर करना है। सिंपल क्या है, हमें क्या करना है? जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर का रेशो सेम होना चाहिए। समझ में आया? ये चाहिए कि नहीं चाहिए? तभी अपनी एनर्जी लेवल बराबर होंगे कि नहीं होंगे? अभी तो लिथियम के लिए क्या लिखोगे? लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 का स्क्वायर, और फर्स्ट का बराबर करना है। तो अब हाइड्रोजन कितना होता है? 1 का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर। ये करोगे कि नहीं करोगे? यही करोगे कि नहीं करोगे? अब जल्दी से बता दो, यहां पे एन की वैल्यू क्या आने वाली है? क्या क्या मैच हो रही है क्या? एन क्या हो सकता है? इंटीजर 1 2 3 4 5। अब एन की मैं कोई मतलब यहां से एन की वैल्यू क्या निकल रही है? जल्दी बोलो। 1/3 का स्क्वायर, मतलब एन निकल रहा है 1/3। क्या एन 1/3 हो सकता है? मतलब लिथियम, हाँ, मतलब फर्स्ट सेल लिथियम का हाइड्रोजन से कभी मैच नहीं करेगा। अगर मैच करेगा तो वैल्यू आ जाती। अरे आती कि नहीं आती? तो क्या फर्स्ट सेल की एनर्जी क्या कोई एच एटम से मैच हो रही है? नहीं हो रही है, कभी मैच नहीं हो रही। अगर मैच होगी तो मिल जाएगी। अब जैसे यही होता, अब आपसे ऐसा पूछा जाए, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, फर्स्ट, जैसे मान लो आपसे बोल दिया फोर्थ सेल ऑफ एच एटम। चलो ऐसे लिखता हूं। अब ये एनर्जी ऑफ फोर्थ सेल ऑफ एच एटम, ध्यान सुनना, एच एटम, एनर्जी ऑफ एच ई प्लस एटम कौन से के बराबर होगी? एच ई प्लस आयन के। कौन से के बराबर होगी? तो बराबर पुट करने के लिए क्या करोगे? हाइड्रोजन कितना होता है? 1 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। इसमें क्या करोगे? 2 का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर। यही करोगे कि नहीं करोगे? तो बताओ, एन एन कितना बन गया? 2 स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, मतलब ये 8 का स्क्वायर बन गया। एन कितना आ गया? 8। इंटीजर आया कि नहीं आया? मतलब फोर्थ सेल हाइड्रोजन का किसके बराबर रहेगा? 8th सेल ऑफ एच ई। अगर इंटीजर बन गया तो मैच कर जाएगा। समझ में आया? ऐसे करेंगे। ऐसे आपको तमाम क्वेश्चन मिलेंगे, तमाम क्वेश्चन मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? सबसे पहले अपन ने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि भाई ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ हाइड्रोजन का फर्स्ट सेल है वो हीलियम के कौन से सेल से रिसेंबल करेगा, मतलब एनर्जी बराबर होगी। तो कौन सा? फर्स्ट से। फोर्थ सेल किससे कर रहा है? फोर्थ सेल कर रहा है उसके 8th सेल से। चलो, तो ये लिखो जल्दी, पहले ऐसा लिख लो। ये क्वेश्चन कहीं कहीं मिलेंगे, कहीं कहीं मिलेंगे, लेकिन अपन को आना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सब चीजें बनना चाहिए अपन से। अगर दो डिफरेंट एटम के सेल की एनर्जी बराबर करनी है तो क्या करना है? जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर का रेशो बराबर करना है। और वो सॉल्व करने पे अगर एन इंटीजर आ गया तो बिलोंग करेगा। आप बताओ, एन की वैल्यू 1.5 आ गई तो एन 1.5 होता है क्या? नहीं होता। तो फिर वो किसी से मैच नहीं करेगा।
ये आ गया। अब देखो क्वेश्चन है, पहले लिख लिया पहले बेटा, ये लिखो जल्दी। अब जिसने लिख लिया वो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में क्या है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 9 सेल से थर्ड सेल में आ रहा है। कहां आ रहा है बेटा? 9 से थर्ड। और ये जो फोटोन एमिट हो रहा है इसको कौन एब्जॉर्ब कर ले रहा है? लिथियम। लिथियम। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि इससे फोटोन निकला, या फिर ऐसे करेंगे, मालूम है क्या करेंगे? इससे जो फोटोन निकल रहा है वो लिथियम एब्जॉर्ब कर रहा है। मतलब जितना एनर्जी डिफरेंस हाइड्रोजन के सेल में है उतना ही डिफरेंस किसमें मिलना चाहिए? लिथियम में। तभी तो एग्जैक्ट एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब एमिट होगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम ये देख लेंगे कि अच्छा ये बताओ, जो हाइड्रोजन का 9th सेल है वो लिथियम के कौन से सेल से रिसेंबल कर रहा है? थर्ड किससे कर रहा है? अगर दोनों रिसेंबल कर जाएंगे तो ये क्या हो रहा है? H एटम में, ध्यान सुनना, H एटम में आपका 9 से कहां मूव किया बेटा? 3। तो यहां से उसने क्या किया? ये EP एमिट किया। एमिट किया कि नहीं किया? तो अब ये मान लो N1 से अब ये यही फोटोन किसने ऑब्जर्व कर लिया? लिथियम ने। लिथियम Li+2 ने। तो लिथियम ने एब्जॉर्ब किया, तो लिथियम का मान लो ये N1 से N2 पे ट्रांजिशन हुआ। N1 से N2 पे ये आपका N1 से कहां जाएगा? N2 जाएगा। तो इनका जो डिफरेंस है अगर वो इसके डिफरेंस से मैच होगा तभी तो एग्जैक्ट एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब होगा। मान लो पता चला ये निकाल रहा है 10 और ये 10 से किसी से मैच ही नहीं हो रहा है, तो क्या ट्रांजिशन होगा? नहीं होगा। मतलब मुझे क्या करना है? इनकी एनर्जी बराबर लानी है मुझे, सिंपल सी बात है। ये लिथियम क्या कर रहा है? इतनी एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो अब ये एमिट करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, तो मतलब इनके एनर्जी के जो सेल का डिफरेंस है लिथियम का वो हाइड्रोजन से मैच होना चाहिए। और हाइड्रोजन से मैच होगा तो मैं क्या करूंगा? इसको इससे मैच करा देता हूं, इसको इससे मैच करा देता हूं। तो अब ये बताओ, अगर हम हाइड्रोजन के लिए लिखें, हाइड्रोजन के लिए मैं क्या लिखूंगा? हाइड्रोजन के लिए लिखूंगा 1 का स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर। तो लिथियम के लिए क्या लिखूंगा? लिथियम के लिए क्या लिखूंगा? ये लिखा हाइड्रोजन और ये लिखा Li+2। तो मुझे एनर्जी बराबर करनी, तो क्या करूंगा? 3 का स्क्वायर अपॉन N का स्क्वायर N1। तो बताओ कितना आ गया? ये कितना? यहां से सॉल्व करो, N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर N स्क्वायर आ जाएगा 27 का स्क्वायर, तो N आ जाएगा 27 सेल। आया समझ में? तो ये थर्ड वाला किससे रिसेंबल करेगा? 27 से। जो हाइड्रोजन में 9th की एनर्जी है वो लिथियम में 27 की होगी कि नहीं होगी? और अगर ये भी इससे मैच करेगा तो ट्रांजिशन हो पाएगा, अगर मैच नहीं करेगा तो नहीं होने वाला। जल्दी से बोलो क्या आएगा इसमें? 1/1 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर। तो जल्दी बोलो कितना आने वाला है? 3 का स्क्वायर अपॉन N का स्क्वायर। तो यहां से N स्क्वायर कितना आ जाएगा? जल्दी बोलो 9 का स्क्वायर। तो N कितना आ जाएगा? 9। मतलब जो 9 और 3 किसमें होना है? हाइड्रोजन में। तो लिथियम में क्या होना है? वो 9 से 27 से 9। इस 9 की एनर्जी 27 से रिसेंबल कर रही है और 3 की 9 से कर रही है। तो ट्रांजिशन कहां से कहां होगा? अब देखो क्वेश्चन ध्यान सुनना। अब ट्रांजिशन 2 आंसर दे सकते हो आप, सर 9 to 27 या 27 to 9। जल्दी बोलो। अब आपकी बुद्धि पे डिपेंड करेगा आप आंसर क्या देने वाले हो। ये तो एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? लिथियम। और कभी भी फोटोन एब्जॉर्ब होता है तो ट्रांजिशन कहां होता है? लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो आंसर 27 से 9 आएगा कि 9 से 27? 9 से 27। क्या आएगा? 9 से 27। आया समझ में? तो आंसर 2 दिए रहेंगे, आप कंफ्यूज रहोगे, सर 9 से 27। ये देख के तो मैं डिस्कार्ड ही कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो एब्जॉर्ब होगा, इसमें एमिट होगा। इसमें क्या होगा? एमिट। हाईएस्ट से कहां आ रहा है? लोएस्ट। अब इसमें क्या लिखा है? फोटोन इज एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब करेगा तो भाई इनिशियल स्टेट कम होगी, फाइनल ज्यादा होगी कि नहीं होगी? तो इस आंसर को हम क्या करेंगे? ये हाइड्रोजन का है और ये Li+2 का है, ये ट्रांजिशन। अब मैं ये वाला लूं कि ये वाला लूं? तो आप बोलोगे सर इसमें फोटोन क्या हो रहा है? फोटोन एब्जॉर्ब बाय लिथियम आयन।
और कभी भी कोई भी आयन या एटम फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो लोअर से हायर जाएगा। ये क्या है, लोअर टू हायर, ये क्या है, हायर टू लोअर। तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे, इसकी बात करेंगे अपन। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो हो रहा है उसमें लिथियम में इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट था, 9 सेल में था। कहां पहुंच गया, 27 सेल में पहुंच गया। तो वो हमें कैसे मालूम चला, हमने ये फंडा लगाया। जब भी अब देखो क्वेश्चन वो थोड़ा एग्जाम में टफ करने के लिए क्या करेगा, जो अपन ने इससे पहले क्वेश्चन किया था, बोलेगा फोर्थ एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। फोर्थ एक्साइटेड स्टेज से इलेक्ट्रॉन आपका डीएक्साइट हुआ। अब बोलेगा जो सेकंड हाईएस्ट एनर्जी है वो लिथियम ने एब्जॉर्ब कर ली। अब उसमें क्या करना पड़ेगा अपन को, 5 से सेकंड हाईएस्ट ढूंढनी पड़ेगी, फिर वो उसके जाके इक्वेट करनी पड़ेगी लिथियम से या हीलियम से। बोलेंगे सेकंड लोएस्ट एनर्जी का जो फोटोन है, फोटोन इज एब्जॉर्ब बाय लिथियम आयन, हीलियम आयन। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, उसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेकंड हाईएस्ट, सेकंड लोएस्ट, हाईएस्ट, लोएस्ट, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अपन ने वो लिखा था ना, अपन ने 4 ही लिखे थे, लोएस्ट, हाईएस्ट, सेकंड लोएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, ऐसे ही। तो वो बोलेंगे ऐसा ही बोल सकते हैं, जो आपका लोएस्ट एनर्जी का फोटोन, लोएस्ट फोटोन ऑफ लोएस्ट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय हीलियम आयन, लिथियम आयन, कुछ भी दे देंगे। तो अपन को क्या करना, उसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे आपको लोएस्ट हाईएस्ट वो ढूंढना पड़ेगा। और वो ढूंढने के बाद वो भी जो उसमें जो भी ट्रांजिशन होगा, मान लो वो 4 से 2 आ रहा है, तो अब इस 4 के करस्पॉन्डिंग कितना सेल नंबर रहेगा हीलियम का, वो निकाल लो। इससे करस्पॉन्डिंग अगर दोनों के करस्पॉन्डिंग अगर सेल नंबर निकल रहा है तो एनर्जी गैप बराबर आएगा, तभी एब्जॉर्ब एमिट हो पाएगा। समझ में आया? जब तक आप दो डिफरेंस इसका निकाल रहे हो, डिफरेंस इसका निकाल रहे हो, अगर कोई ऐसा सेल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है कि जिसमें एनर्जी डिफरेंस सेम हो, तो क्या एब्जॉर्ब एमिट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। चलो तो करो जल्दी क्वेश्चन। तो कहां से कहां जाएगा, 27 to 9, 27 to 9। चलो हटाओ। और अब आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर की, आपके पास अगर कोई बुक है, जो भी रेफरेंस बुक लगा रहे हो वो लगा सकते हो। बोर एटॉमिक मॉडल तक अपन लगा सकते हैं। लगाना चालू कर दो। देखो डबल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोर ने इलेक्ट्रॉन को प्योर पार्टिकल की तरह ट्रीट किया है। बोर ने क्या, प्योर पार्टिकल की ट्रीट किया है। बोर ने अपने मॉडल में क्लासिकल फिजिक्स अप्लाई की है। बोर ने क्वांटम नेचर को एक्सेप्ट किया है लाइट के। लाइट को क्या, लाइट का कौन सा, क्वांटम नेचर। क्लासिकल फिजिक्स, एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सब बराबर किए हैं उन्होंने। और अब क्या हुआ, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे हम लाइट को मानते हैं ना, पार्टिकल और वेव मानते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन को भी डुअल नेचर की कैटेगरी में रखा गया है। तो उसमें अगर हम लोग बात करें, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ, इसने बहुत सपोर्ट किया इलेक्ट्रॉन को, किसमें, पार्टिकल वेव नेचर में। तो इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन का डबल नेचर मतलब पार्टिकल और वेव। देखो अगर हम वेव की, पार्टिकल तो सबको पता है कि भाई पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन वेव नेचर की बात यहां पे की गई। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए कि जैसे डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, जैसे लाइट शो कर रही थी वैसे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की बीम भी इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन शो कर रही थी। तो वो अपने में एक्सपेरिमेंट नहीं है, इसलिए अपन उसकी बात नहीं कर रहे। तो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या फिर डी ब्रोगली थ्योरी थी, उन्होंने क्या बोला था, डी ब्रोगली ने बोला था कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी मूविंग बॉडी, कोई भी मूविंग बॉडी है, अगर कोई भी जैसे ये मार्कर है, अगर मार्कर मूव करेगा तो इससे कुछ ना कुछ वेवलेंथ एसोसिएट होगी, कुछ ना कुछ वेवलेंथ एसोसिएट होगी।
और वो वेवलेंथ का उन्होंने फॉर्मूला क्या दिया? उन्होंने वेवलेंथ का फॉर्मूला दिया लैम्डा। लैम्डा इक्वल टू क्या बोला उन्होंने? लैम्डा इक्वल टू बोला उन्होंने एच अपॉन पी। पी पी क्या है? मोमेंटम। और इसी को कह सकता हूं अपन एच अपॉन एम भी, लीनियर मोमेंटम। ये लैम्डा क्या है? वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी मूव कर रहा है। एच क्या है बेटा? प्लांक कांस्टेंट। पी क्या है? मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम। एम क्या है? मास ऑफ पार्टिकल और बॉडी। पार्टिकल। भी क्या है? स्पीड। कोई भी मूविंग पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है, अगर वो मूव करेगा तो उससे क्या होगा बेटा? लैम्डा एसोसिएट होगा। ये डी ब्रोगली ने बोला था। जैसे अगर आप भी मूव कर रहे हो तो आपसे भी कुछ ना कुछ लैम्डा एसोसिएट रहेगा, कुछ ना कुछ लैम्डा एसोसिएट रहेगा, ये उन्होंने बोला था। तो डेरिवेशन कहां से किया था बोर में बता देता हूं। और वेवलेंथ एसोसिएट, और इसी को बोलते हैं वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। कभी कभी मैटर वेव वर्ड भी यूज किया जाता है। मैटर वेव, मैटर वेव भी लिखा जाता है। लिख लो जल्दी, फिर अपन डेरिवेशन साइड आते हैं। बात करेंगे ना, करेंगे अपन किसके लिए होल्ड करता है, किसके लिए नहीं करता है। चलो लिख लिया बच्चों। अब देखना, बोर खत्म हो गया। अब अपन दूसरे टॉपिक पे आ गए, और इसमें ये बोर से इंडिपेंडेंट है। कोई वो बोर से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। बोर का सर बोर कब लगाएंगे? जब एनर्जी, स्पीड, रेडियस, मीडियस की बात की जाएगी। अब क्या होगा यहां पे देखो, अगर हम बात करें बेटा, अगर हम लाइट के लिए बात करें, ध्यान से देखना, लाइट के लिए बात करें तो लाइट किससे मिलकर बनी होती है? फोटॉन्स। फोटॉन्स को ही हमने क्वांटा बोला है। अच्छा बताओ, ये जो फोटोन है इसकी एनर्जी कितनी होती है? ईपी एस सी अपॉन लैम्डा होता है कि नहीं होता है? ये किसने दिया? प्लैंक ने दिया। प्लैंक क्वांटम थ्योरी, उससे आया कि नहीं आया? अब बोला गया, ध्यान सुनना, अब बोला गया यार लाइट के पास क्या है? डॉल नेचर, तो पार्टिकल नेचर है। तो एक आइंस्टाइन ने एनर्जी और मास का रिलेशन दिया था। क्या दिया था? तो अगर पार्टिकल, अगर आप वेव, तो ये किसको बता रहा है? वेव को। लैम्डा यूज हुआ है। तो एक आइंस्टाइन ने बोला कि भाई एनर्जी अगर आपको चाहिए तो एम सी स्क्वायर। एनर्जी मास रिलेशन, यही तो था। अभी तो ये दोनों एक ही चीज को बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? फोटोन की एनर्जी, मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बस। तो यहां से अगर हम बात करें तो क्या होना चाहिए? एस सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि ये भी एनर्जी ऑफ फोटोन बोल रहा है। और आइंस्टाइन ने बोला कि अगर कोई पार्टिकल जिसका मास एम है, अगर वो सी स्पीड से मूव करेगा। इसका यूज कहां होता है? ये एटम बम वगैरह बनाने में क्या होता है कि आप बोलते ना कि, नहीं बोलते कि
1.5 क्विंटल का बम है इंडिया के पास, पाकिस्तान के पास पता नहीं क्या है। बोलते हैं जितना बड़ा बम उतना ज्यादा निपटाएगा, रेडियस न्यूज वालों को देखते हुए रेडियस चमकाती, इतना निपट जाएगा, अगर यहां गिरेगा तो इतनी रेडियस तक इफेक्ट आएगा। तो वो क्या करते हैं, इम्पैक्ट देखते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, जब एटम बम ब्लास्ट होता है तो पूरा मास किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में। तो फिर वो इम्पैक्ट देखते हैं कि भाई इतना 1.5 क्विंटल, यहाँ पे 1.5 क्विंटल डालेंगे C², कितनी एनर्जी निकलेगी। और इतनी एनर्जी जब एक साथ निकलेगी, देखो एटम, ये बताओ एटम बम इतना, ये एटम बम हो गया, ये जो आपके नॉर्मल बम होते हैं, ये डेंजर मतलब इतने हार्मफुल क्यों होते हैं, क्योंकि ये एक साथ एनर्जी निकालते हैं। भाई अपन जिंदगी में इतनी एनर्जी खर्च कर दें कि एक आध एटम बम के बराबर हो जाएगी, लेकिन वो क्या हो रहा है, आराम आराम से। अब आराम आराम से जलाते रहो, कोई इफेक्ट नहीं होगा, और एकदम जला दो तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो बम क्या करते हैं, एकदम स्पॉन्टेनियसली एनर्जी निकालते हैं, और एनर्जी इतनी जल्दी निकलती है कोई एब्जॉर्ब कर नहीं हो पाती, तो वो क्या होता है, चीजें जलने लगती। अब होगा क्या कि जब इतना सारा मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो कितनी एनर्जी निकलेगी, यहां पे मास ले लो और C से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप सोचो, अगर 1 ग्राम एटम बम अगर एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, 1 ग्राम किसके बराबर होता है, 0.01 kg के बराबर, 0.01 इतना बन जाएगा। C कितना होता है, 3 × 10⁸ का स्क्वायर, ये जूल आ जाएगी। ये कितना हो गया, 9 हो गया, कितना हो जाएगा, 16 में से 3 जाएंगे 15, इतनी जूल, 1 ग्राम इतनी जूल एनर्जी देती, 13 12 13 15 क्या फर्क पड़ने वाला है, इतनी पावर है। देखो 1 ग्राम इतनी एनर्जी निकाल के जाएगा, 1 ग्राम, और 1 किलो हो जाए तो 1 टन हो जाए तो निपट जाते हैं। इसलिए तो इतने, वो तो ये तो क्या है, ये तो सिर्फ एनर्जी का इफेक्ट देख रहा है, अब साथ में वो रेडिएशन भी लाएगा। खराब रेडिएशन होती है, कैंसर वैंसर ये सब, बच जाते हैं तो निपट जाते हैं, बच भी गए तो भी हो जाती हैं दिक्कतें, क्योंकि रेडिएशन हार्मफुल होती हैं। चलो उससे अपन को नहीं, अपन बात करते हैं mc², ये हुआ कि नहीं हुआ। अब देखना है यहाँ पे C से C कट गया, कटा कि नहीं कटा, तो ये तो H/λ किसके बराबर आ गया, m क्या है, मास, C क्या है, स्पीड, इसी को तो मोमेंटम बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते, बोलते कि नहीं बोलते, बोलते हैं। तो बताओ ये अपने पास क्या बन गया, H/P = λ। तो अब उन्होंने क्या किया, डी ब्रोगली ने जनरलाइज कर दिया, चाहे वेव, चाहे लाइट हो, चाहे आपके पास लाइट हो, चाहे आपके पास पार्टिकल हो, सबके लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हो, सबके लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, लगा सकते हो कि लगा सकते हो। अब क्वेश्चन मालूम क्या पूछा जाएगा, अब एक क्वेश्चन और बढ़ जाएगा, आपका एक क्वेश्चन और बढ़ जाएगा, मालूम है क्या बढ़ेगा, अब ये बढ़ेगा, अभी तक हम क्या निकालते थे, फोटोन की एनर्जी, लैम्डा फ्रीक्वेंसी, अब एक चीज और पूछेगी, मोमेंटम ऑफ फोटोन, वो कहां से आएगा, यहां से, और आगे बढ़ के कोई आपसे मास भी पूछ लेगा, मोमेंटम निकाल लिया तो मास भी निकाल लोगे, मोमेंटम निकाला, मोमेंटम जो भी आएगा m × C कर देना, तो C से डिवाइड करोगे तो मास ऑफ फोटोन आ जाएगा। तो अब यहां से आपको कभी क्वेश्चन मोमेंटम का मिले, मोमेंटम ऑफ फोटोन पूछे या मास ऑफ फोटोन पूछे, तो मोमेंटम निकालेंगे, मोमेंटम किससे इक्वेट कर देंगे, फोटोन के लिए, तो यहां से ये फॉर्मूला, ये जो लिखा है ना, यहां से आ गया। फोटोन का P निकालना है तो क्या करोगे, H/λ, और अगर आपको मास ऑफ फोटोन निकालना है, मास ऑफ फोटोन निकालना है तो P = क्या हो जाएगा, H/λ, और इसी को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, m × C से। तो ये ध्यान रखना। और एक और क्वेश्चन है, ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे, रेस्ट मास ऑफ फोटोन,
फोटोन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन मतलब फोटोन रुक जाए। फोटोन कब रुकेगा? जब वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और एब्जॉर्ब हो गया तो खत्म हो गया। अरे एब्जॉर्ब हो गया तो खत्म हो गया। लाइट कब तक लाइट है? जब तक मूव कर रही है। और किसी ने उसे एब्जॉर्ब कर ली तो क्या वो लाइट बची? नहीं बची, वो तो एनर्जी के फॉर्म में किसी ने एब्जॉर्ब कर ली। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या माना जाता है? जीरो, खत्म ही हो गया। रे फोटोन का मास कब तक, फोटोन कब तक है? लाइट कब तक है? जब तक वो ट्रेवल कर रहा है। और किसी ने अगर उसको एब्जॉर्ब कर लिया, कि लाइट को आप रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। लाइट जैसे ही उसको एब्जॉर्ब करोगे तो एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या माना जाता है? जीरो। रेस्ट मास ऑफ फोटोन कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा, रेस्ट मास ऑफ फोटोन जीरो। ये सब आप फिजिक्स में पढ़ोगे 12th में, फिर भी बता रहा हूं, चलो लिखो। तो फोटोन के लिए क्या लिखोगे? एच अपॉन लैम्डा। लैम्डा कौन सा है? वो लाइट वाला। अब डाउट आएगा कि सर मुझे अगर लैम्डा निकालना है तो मैं इससे भी तो निकाल सकता हूँ, सी इंटू म्यू। नहीं बेटा, ये सिर्फ लाइट के लिए एप्लीकेबल है। अब जैसे कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये लगा पाओगे? नहीं। कोई भी पार्टिकल है तो पार्टिकल के लिए लैम्डा यहीं से निकलेगा। और फोटोन के लिए दो तरीके से निकल सकता है, यहां से और एस सी अपॉन लैम्डा से, इससे। ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होता है? ओनली फोटोन। कोई आपसे बोल दे कि कोई बाइक वाला है, 100 की स्पीड से जा रहा है, इतना मास है, कितना लैम्डा एसोसिएट होगा? तो आप थोड़ा उससे ये निकालोगे, सी लैम्डा इक्वल्स टू सी इंटू, सॉरी सी उल्टा लिख दिया, सी इक्वल्स टू लैम्डा इंटू म्यू। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली लाइट। लाइट के लिए एप्लीकेबल है, और ये सबके लिए, फॉर ऑल, ऑल सभी के लिए, फॉर ऑल सभी के लिए आप लगा सकते हो। लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? लगा सकता हूं। तो ये आप बेटा सभी के लिए यूज कर सकते हो। कौन सा अपने पास कौन सा है बेटा? एच लैम्डा। लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी, एच बाई पी, ये ध्यान रखना है। ये सिर्फ डेरिवेशन बताने का मोटिव ये था, ये चीजें, क्योंकि आपसे मोमेंटम ऑफ फोटोन पूछेंगे, मास ऑफ फोटोन पूछेंगे, तो सर मास तो हमें पता नहीं, एनर्जी पता है। तो मास ऑफ फोटोन पूछ सकते हैं, मोमेंटम ऑफ फोटोन पूछ सकते हैं, बाकी तो अपन एनर्जी तो अपन को पता ही है, निकाल सकते हैं। चलो, फोटोन का मोमेंटम ऐसे निकालोगे और मास ऑफ फोटोन ऐसे निकालोगे। चलो, लैम्डा, मोमेंटम एंड मास। देखो एक चीज याद रखना बेटा, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में आपको पहले फॉर्मूलेस पे कमांड लाना है, फिर अपन डेरिवेशन साइड जाएंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होना चाहिए। उसके बाद ये आइंस्टाइन ने कैसे दिया, कहां से दिया, वो सेकंड। मोटिवेशन कहां से आता है? जब नंबर आते हैं। नंबर आते तो अपने आप मोटिवेशन होता है। वो कितने ही पढ़ लो, नंबर नहीं आ रहे ना, फिर ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो नंबर लाना है और ज्यादा लाना है, तो फर्स्ट फॉर्मूले, सेकंड थ्योरी, डेरिवेशन पे ध्यान। हाँ, ऐसा रहता है कि अगर डेरिवेशन अपन को पता रहते हैं तो प्रोसेस करने में टाइम नहीं लगता है, चीजें अपन को दिखने लगती हैं। अरे ये दिया तो इससे इसको लिंक कर लूंगा, इससे लिंक कर लूँ। और अकेला फॉर्मूला याद होता है तो फिर लिंक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। जल्दी बता दो, लैम्डा कितना हो जाएगा? सी इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा इंटू म्यू। तो ये आ जाएगा सी अपॉन म्यू, 3 अप 10 की पावर 8। लैम्डा कितना हो, ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर 15।
तो 3 इंटू 10 की पावर -7 या 300 नैनोमीटर। अब तो समझ गया होगा 300 कैसे लिख दिया। हाँ, अब बार बार इसको 2 जीरो यहां बढ़ाया, 2 यहां कम कर दिया, चलो 300 नैनोमीटर आ गया। मोमेंटम कैसे निकालोगे, तो ये निकलेगा डी ब्रोगली से। और डी ब्रोगली साहब ने क्या बोला है, लैम्डा इक्वल टू क्या लिखोगे, h बाई पी। तो p इक्वल टू क्या बन जाएगा, h बाई लैम्डा। 6.63 10 की पावर -34। लैम्डा कितना है, 3 इंटू 10 की पावर -7। तो 2.21 इंटू 10 की पावर ऊपर जाएगा 7, -7 4 ही हो जाएगा, -27 बचेगा, -27। आ गया कि नहीं आ गया। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा एम सी इक्वल टू पी होगा कि नहीं होगा, तो एम इक्वल टू क्या बन जाएगा, पी बाय सी। पी बाय सी होगा कि नहीं होगा, 2.21 इंटू 10 की पावर -27 डिवाइडेड बाय सी 3 इंटू 10 की पावर 8। तो 2 2 4 1 5 3 से तो डिवाइड होना नहीं है, फिर भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर ऊपर और जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 3 इसमें से जाएंगे, 5 और बचे कितने, -35। आ गया कि नहीं आ गया, केजी। कितना कम मास है देखो, -35। आ गया, m इंटू सी। चलो अब बताओ, सुनो यहां, ये बताओ बेटा, P क्या होता है, m भी होता है कि नहीं होता है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ½ mv²। क्या मैं काइनेटिक एनर्जी को कैसे भी करके P में कन्वर्ट कर सकता हूं मोमेंटम में, कैसे, सोचो। इस 2 को यहां पहुंचा दें, 2 को यहां पहुंचा दें, तो 2ke इक्वल टू mv² हो जाएगा। देखो ऐसे 2ke इक्वल टू mv²। अब बोलो सर अंडर रूट ले लो। अंडर रूट लेंगे तो क्या मोमेंटम बनेगा, नहीं, क्योंकि ये v है स्क्वायर और ये m है, तो किसकी कमी पड़ रही है, m की। तो एक m और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये m² हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो अब मजा आ गया, अब अंडर रूट ले लो। तो ये बताओ, तो मोमेंटम इक्वल टू ये क्या बन गया बेटा, अगर मैं अंडर रूट ले लूं 2mke इक्वल टू क्या बन जाएगा, mv बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो यही जो मोमेंटम है, जो मैं p लिख रहा हूं, जो mv लिख रहा हूं, वही क्या ले सकता हूं, अंडर रूट 2mke भी कर सकता हूं। काइनेटिक एनर्जी कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, ये पहला। दूसरा, अब ध्यान सुनना, कोई चार्ज पार्टिकल है, अभी देखो सभी चीजें मैं एक साथ कनेक्ट करूंगा, पूरे फॉर्मूले एक साथ लिखूंगा मैं। अब मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है Q पे, Q मतलब कोई चार्ज पार्टिकल है जिसपे कितना चार्ज है, +Q, और उसका मास है m, और ये कहां है बेटा, रेस्ट। रेस्ट मतलब जानते हो, रेस्ट इन पीस नहीं, रेस्ट मतलब समझ आया ना, चुपचाप एकदम पड़ा हुआ है। अब मान लो, बात नहीं करो बेटा, अब अपन ने क्या किया, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। क्या लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस V का। तो क्या होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये चार्ज है तो कहीं ना कहीं मूव करेगा। ये मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा कि नहीं करेगा, तो ये एक्सेलरेट करेगा। किसकी वजह से एक्सेलरेट कर रहा है, कौन सी एनर्जी की वजह से, Q इंटू V। पोटेंशियल एनर्जी उसको किसमें कन्वर्ट कराएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो अब मैं आपसे पूछूं कि काइनेटिक, बात नहीं करो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल कितनी हो जाएगी, Q इंटू V। Q इंटू V होगा कि नहीं होगा। ऐसे मान लो, ऐसे ही अपने पास सेटअप है, बीच में चार्ज रखा हुआ है, कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं है, और जैसे ही आप वोल्टेज लगाओगे तो दन्ने से भागेगा। तो भागने के लिए एनर्जी कहां से आई, जो पोटेंशियल डिफरेंस से जो मिली है। पोटेंशियल डिफरेंस से एनर्जी क्या आएगी, Q इंटू V। तो Q इंटू V क्या बन जाएगा, काइनेटिक। चलो
दूसरा। अब आप सोचना, ध्यान दो बेटा, बात नहीं करो। तीसरा आप शायद दिमाग लगा लोगे, मुझे विश्वास है। हाँ, भगवान ने दिया है दिमाग उतना। चलो, अब मान लो अगर ये रेस्ट पे नहीं है तो, रेस्ट पे नहीं है तो, जैसे आप खड़े हुए हो, मैं धक्का मार रहा हूं, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी आपकी? जितनी मैंने आपको पुश के थ्रू एनर्जी दी, उतनी एनर्जी आप काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर ले जाओगे। मान लो आप ऑलरेडी मूव कर रहे हो, कभी देखा कोई दौड़ते हुए जा रहा है, उसको धक्का मारना, निकल के बाहर भाग जाता है। जैसे यहां धक्का मारोगे रुक जाएगा, और दौड़ते हुए जा रहा है धक्का मारोगे तो और तेज जाएगा। और ये ऐसा दौड़ रहा है, तुम अपोजिट धक्का मारोगे तो मे बी स्लो हो जाए, रुक जाए, या और तेज मान लो तो ऐसा जा रहा था ऐसा जाने लगे। अब ये मारकर ऐसा जा रहा, पकड़ के ऐसा फेंक दो, तो धक्के पे डिपेंड करेगा, एनर्जी पे। तो अगर कोई रेस्ट पे है तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डायरेक्ट किसके बराबर हो जाएगी? काइनेटिक। और ऑलरेडी अगर कोई स्पीड में है, अगर ऑलरेडी उसके पास काइनेटिक एनर्जी है तो क्या होगा? जैसे मान लो ये चार्ज पार्टिकल है बेटा, ध्यान देना। अब ये चार्ज पार्टिकल है, ये मान लो ऑलरेडी इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी के है, कि इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी पहले से, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पहले से है कि नहीं है? है कि नहीं है बेटा? है। अब काइनेटिक एनर्जी अगर पहले से है और अपन ने इसको चार्ज पार्टिकल Q और मास कितना है? m। अब मान लो ऐसा है, ये माइनस ये प्लस, अब ऐसा भी हो सकता है कि ये इस साइड भी हो सकती थी। अभी क्या होगा? अट्रैक्शन इस साइड लगेगा और काइनेटिक एनर्जी भी इस साइड है। तो आप मुझे बताओ कि काइनेटिक एनर्जी नेट कितनी हो जाएगी टोटल? तो आप बोलोगे सर के ई इनिशियल प्लस माइनस क्यू भी का मॉड ले लेता हूं, ये बोल दो। मान लो अब ऐसे सुनना, जा रहा था ऐसे, आपने इसी डायरेक्शन में और एनर्जी दे दी तो और तेज जाएगा, तो ऐड हो जाएगी। और जा रहा था इस साइड और आपने अपोजिट में दी तो माइनस हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? तो डिपेंड करेगा। अब देखो सर, हमें कैसे मालूम चलेगा? रेस्ट पे है। अब ऐसा लिखा कि आपने जैसे ही कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, अभी क्या चल रहा है आपका फिजिक्स में, क्या चल रहा है? एनएलएम। चलो बहुत आगे पहुंच गए। अभी बताओ, ये मार्कर है, ऐसे ऐसे जा रहा है, और अगर ये एक्सेलेरेट करने लगे, इसका मतलब क्या है? धक्का इसी साइड लगा है। एक्सेलेरेट कब करेगा? जब एक्सेलरेशन उसकी स्पीड की डायरेक्शन में हो, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तभी तो होगा। और ये ऐसे जा रहा है और आपसे बोलते रिटायर्ड कर गया, इसका मतलब क्या है? अपोजिट लगा है। तो आप खुद बताओ, अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया, ये बोला गया है कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, स्पीड थी फिर भी एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में और एनर्जी उसे मिल गई है, मतलब इसमें ऐड होगा। और बोले रिटायर्ड हो रहा है, माइनस होगा। समझ गए ना? क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ जाओगे। अब उसमें ऐसा नहीं कि जूम करके देख रहा क्या लिखा है, पूरा लिखा रहेगा कि जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, या तो दिया रहेगा चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट, या चार्ज पार्टिकल एट सम स्पीड, या एक्सेलरेट, जो भी दिया रहेगा। और जैसे ही वो बोलेंगे कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, चार्ज पार्टिकल क्या करने लगा? एक्सेलरेट। एक्सेलरेट मतलब बढ़ना, और डी एक्सेलरेट मतलब रिटायर्ड करना है, डी एक्सेलरेट करना मतलब माइनस, कम हो जाएगा। इतना मुझे समझ में आ रहा है? आ रहा है। चलो, अब अपन क्या करने वाले हैं, इस अपने पास जो फॉर्मूला था उसको तैयार करने वाले हैं अपन, किसी भी कंडीशन में लगाने के लिए, किसी भी कंडीशन में लगाने के लिए। तो ये हटा दें। चलो, इतना सब हमने लिखा। तो अब आप मुझे ये बताओ, मुझे लेमडा निकालना है। क्या निकालना है बेटा? लेमडा। अब लेमडा अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा? लेमडा डी ब्रोगली, डी मतलब डी ब्रोगली लेमडा क्या होगा? अब बात नहीं करो, एच अपॉन पी, एच अपॉन एम भी, हाँ एच अपॉन अंडर रूट 2k। अब देखो पूरा का पूरा एकदम अपन छाप देंगे जितना अपन ने सीखा है। 2m क्यू भी प्लस ऐसे लिख देते हैं, के प्लस माइनस क्यू भी, ऐसा कर दें। अगर रेस्ट पे है तो 0, अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो ऐड हो जाएगा, एक्सेलरेट कर रहा है तो ऐड कर, रिटार्ड कर रहा है तो माइनस। और कौन सा? मॉड ले लेंगे, इसका मॉड ले लो। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में तो होती नहीं है। अगर नेगेटिव बन रहा है मतलब उसका अपोजिट डायरेक्शन चेंज हो गई उसकी। ये फॉर्मूले तैयार हो गए कि नहीं हो गए?
अब जैसा चाहिए वैसा हम यूज कर लेंगे। अब आपसे देखो क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन ये देगा कि ये पार्टिकल है इतनी स्पीड से मूव कर रहा है, ये वाला लगा देंगे। डायरेक्ट मोमेंटम दिया है तो ये लगा देंगे। अब वो एग्जामिनर क्या करेगा, आपको ना मोमेंटम देगा ना आपको स्पीड देगा, वो देगा कि ये पार्टिकल है इतनी काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी छाप देंगे। अब बोल दिया कि इस पे चार्ज है और चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलरेट किया है फ्रॉम रेस्ट या एक्सेलरेट किया है इतने पोटेंशियल डिफरेंस से, तो Q इंटू भी छाप देंगे। जो दिया रहेगा वो अपन लगा देंगे। तो इतने टाइप के वेराइटी के अपने पास मिलेगा। समझ में आया? ये अपन को ध्यान रखना है। तो पूरा का पूरा ऐसे तैयार होगी। वैसे वैसे अगर अपन ये याद रखते तो ये तो चीजें अपन को याद ही हो जाती। देखो जल्दी, तो जब भी अपने पास डी ब्रोगली का क्वेश्चन बनेगा तो या तो स्पीड देंगे या मोमेंटम देंगे या काइनेटिक एनर्जी देंगे या पोटेंशियल डिफरेंस देंगे जिससे एक्सेलरेट किया गया है। अभी बोल रहा हूं पूरा फॉर्मूले का खेल है इस चैप्टर में। रेस्ट मतलब V इक्वल्स टू 0, काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल्स टू 0 और V इनिशियल इज नॉट इक्वल्स टू, ये ऐसे लिखा हो। अब उसमें रहेगा EMR। उसे बोल देंगे एक बच्चा 10 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है, उसकी लैम्डा कितना है, तो बच्चा थोड़ा EMR है। पार्टिकल वर्ड यूज करेंगे तो डी ब्रोगली हेल्प करेगा, और EMR बोलोगे इससे भी निकाल लो उससे भी निकाल लो, उसी से डेराइव किया है, डेराइव तो उसी से किया है। देखो अपन ने वहीं तो लिखा था आइंस्टाइन और उसका प्लैंक से ही तो अपन ने डेराइव किया है, तो एक ही चीज है वो। तो पहली बात तो अपन को फोटोन का मोमेंटम नहीं देंगे, फोटोन की वो नहीं देंगे। फोटोन का हाँ सर, फोटोन की स्पीड तो मुझे पता है 3 × 10, लेकिन मास नहीं है ना पता आपको। हर एक फोटोन का मास अलग अलग हो सकता है, हर एक फोटोन का मास थोड़ा ना सेम होगा। तो हमेशा जब भी EMR होगा तो EMR में आपको यही लगाना पड़ेगा, ये EMR। ये हर किसी में नहीं लगा सकते, किसके लिए? ओनली EMR, ऑल लाइट, बस उसी के लिए लगेगा। बाकी किसी भी चीज का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, एटम का, मॉलिक्यूल का, किसी का भी लैम्डा निकालना है तो फिर डी ब्रोगली की हेल्प से अपन निकालेंगे। किससे निकालेंगे बेटा? डी ब्रोगली की हेल्प से। चलो अब देखना यहां पे, अब थोड़ा सा और मैं आसान कर रहा हूं। फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लगभग 90% क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द घूमते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ रहे हैं? न्यूक्लियस पे किसी का ध्यान नहीं है, सब इलेक्ट्रॉन की स्टडी चल रही है। इलेक्ट्रॉन यहां है तो कितना है, दूसरे सेल में है तो कितना है, तीसरे में है तो क्या रेडियस, ये वो। तो अब इलेक्ट्रॉन पे ही पूरा चैप्टर फोकस है, तो अपन इलेक्ट्रॉन की बात ज्यादा करते हैं इसमें। तो अभी तो इलेक्ट्रॉन में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन में जैसे अपन ने ये लिख दिया, अपन ने ये लिखा बेटा, एक चीज और, एक चीज, हाँ ये अभी तो इलेक्ट्रॉन के लिए Q कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कोलम, यही आएगा। चलो लो माइनस लिख दिया। और मास कितना होता है? -31 kg। यही हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो अगर मैं लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखूं तो क्या लिखूंगा? H/√। अब देखना मैं क्या करने वाला हूं, 2m Q की जगह क्या लिख दूंगा? E और V, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी तो मैं एनर्जी लिख सकता हूं। अभी बताओ इसमें H फिक्स है, जब अपन इन सब वैल्यू को पुट करते हैं तो ये बनता है 150। भी क्या है? पोटेंशियल। और किसमें? एंगस्ट्रॉम। सबकी वैल्यू डाल देना, ये बनता है। और 150 का अंडर रूट कितना होता है? 1 2 3 1 2 3 12.3। 12 का कितना होता है? 3 का 9, 144 + 9 151। ऐसा नहीं है, इसका स्क्वायर करना तो कैसे? लगभग इतना ही बनता है 1 2 3। तो कैसे याद रखोगे? 1 2 3 1 पॉइंट 12.3। वैसे मैं तो यही याद रखता हूं,
और ये याद रखता हूं तो ये याद हो ही जाता है। सर ये कौन सा जादू हो गया, खतरनाक वाला जादू है। एच की वैल्यू ये, हाँ एच भी ये पुट करना। एच कितना पुट करोगे 6.63 10 की पावर 32। अब सोचो, अब इलेक्ट्रॉन का आएगा, मास डालोगे, ये डालोगे, ये डालोगे, बार बार कैलकुलेट करोगे। इससे पहले क्या है, अपन पूरा एकदम पूरे सामान डाल के पहले ही तैयार रखेंगे, रेडीमेड आया तुरंत लगा दो। तो ये आप सब सॉल्व करके लाओगे। भी क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस है तो अपन ये इलेक्ट्रॉन के लिए लगाएंगे। नहीं आप बोलो नहीं सर मैं क्या ये नहीं लगा सकता हूं, बेटा ये सब एक ही चीज है, एक ही चीज है ये सब। अपन ने क्या किया यहां पे अपन ने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी क्या लिख दी, Q इंटू वी, Q इंटू वी लिख दी। अब मान लो सर अगर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक्सेलरेट करा तो इस भी में अपन मैनेज कर देंगे। जैसे मान लो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था और एक्सेलरेट करके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बढ़ गया, टोटल कितना हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ई बाहर करो 5 वोल्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन किससे एक्सेलरेट कर रहा है 5। 5 छाप दो यहाँ पे, 5 छापोगे तो कितना हो जाएगा 30 √30। तो √30 एंगस्ट्रॉम्स की वेवलेंथ आ जाएगी। चलो इतना लिख लो। ये क्या होता है बेटा, √50 कितना होता है, लगभग 1 2 3। चलो क्वेश्चन इसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन। तो ये अपना डी ब्रोगली, इन्हीं के आसपास क्वेश्चन अपने घूमेंगे।